वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। 707 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 708। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 708वें टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं? बताइए। SC/ST समुदाय के वयस्क, ठीक है, BPL परिवारों के वयस्क और OBC परिवारों के वयस्क और किसी भी परिवार के वयस्क। बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य यदि वो इच्छुक हों तो। ठीक है, कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 100 दिन का। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जो है अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। और सबसे पहले लागू किया गया इसको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इस योजना का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कुछ सालों के बाद यानी 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण महात्मा गांधी, ठीक है, नरेगा कर दिया गया, यानी मनरेगा। और इस योजना का उद्देश्य है प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार, ठीक है, जिसके वयस्क सदस्य कार्य करने के इच्छुक हों उनको कम से कम 100 दिन के लिए अकुशल रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में महानगर योजना समिति क्या क्या काम करती है? भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है और उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। देखिए, सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा नहीं करती महानगर योजना समिति। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है केवल। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में 74वां संविधान संशोधन के तहत देश के प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका कार्य विकास योजना का प्रारूप तैयार कर संबंधित सरकार को भेजने तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि सरकार की योजनाओं को लागू करेगी ये। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? पहला स्टेटमेंट है, राज्य सरकार यदि उपर्युक्त समझे तो वह जिले में 1 से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है क्या? जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए क्या? जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता और उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार, जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है क्या? देखिए, सब सही है, इसमें एक गलत है। और वो गलत है कौन सा? जो जिला फोरम होता है ना, उन्हीं शिकायतों को सुनता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य जो है 20 लाख तक रहता है। ठीक है, 0 से 20 लाख तक। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में वो होगा राज्य आयोग का काम और 1 करोड़ से ऊपर होगा राष्ट्रीय आयोग का काम। ठीक है, तो जिला फोरम कहाँ तक? 20 लाख तक सीमित है, इसलिए गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक न हो। 20 लाख से 1 करोड़ तक के माल या सेवाओं के कुल मूल्य की सुनवाई राज्य आयोग का काम है और 1 करोड़ रुपए से ऊपर के माल या सेवाओं के कुल मूल्य की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग का काम है। तो जिला फोरम हो गया 20 लाख तक,
और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में राज्य आयोग और 1 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर चुनाव करा लेने चाहिए? बताइए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना? 2 महीना तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर प्रश्न पूछ ले एग्जामिनर ने तो। 1 महीना बहुत ही कम अवधि है। यदि पंचायत भंग हो गई तो चुनाव होंगे 6 महीने के भीतर। ठीक है, 1 साल बहुत ज़्यादा है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और 1 नई अनुसूची यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस भाग में पंचायतों का गठन, उनके निर्वाचन, शक्तियों इत्यादि का वर्णन किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 243(e)(3) के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के भीतर निर्वाचन या चुनाव होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। देखिए, तो लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का पिता। लॉर्ड रिपन का पूरा नाम है जॉर्ज फेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन। देखिए, लॉर्ड रिपन 1880 में लॉर्ड लिटन प्रथम के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था। अपने से पहले आए सभी वायसरायों की तुलना में वह अधिक उदार था। लॉर्ड रिपन के समय में भारत एक तरफ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जागरण की स्थिति से गुजर रहा था, वहीं दूसरी ओर लिटन प्रथम के कार्यों से जनता जो है करा रही थी। ग्लेड स्टोन की भांति रिपन का भी राजनीतिक दृष्टिकोण उदार था, जिसके कारण वह लोकप्रिय शासक सिद्ध हुआ। लॉर्ड रिपन क्या क्या सुधार कार्य किए लॉर्ड रिपन ने? देखिए, अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करना और स्थानीय स्वशासन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए। जिले में जिला उपविभाग व तहसील बोर्ड बनाने की योजना बनी। नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया और इन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता व आय प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराए गए और इन संस्थाओं में गैर सरकारी लोगों की अधिक भागीदारी निश्चित की गई। जनगणना से रिलेटेड अगर बात करें तो देखिए, प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, किंतु जब रिपन का शासनकाल आया तो 1881 में नियमित जनगणना शुरू की गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 सालों के अंतराल में जो है जनगणना की जाती है। बात करेंगे फैक्ट्री अधिनियम की, तो जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा ही लाया गया था और इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि जिस कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहां पर 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए, ठीक है, काम करने के लिए घंटे जो हैं वो तय किए जाएंगे और इस कानून के पालन के लिए एक निरीक्षक को नियुक्त कर दिया लॉर्ड रिपन ने। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम नियमित जनगणना, फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड रिपन। प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अनुच्छेद 40 नहीं है क्या? राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, ये तो पहले ही गलत हो गया। स्थानीय निकायों के 1/3 स्थान महिलाओं के आरक्षित हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, बिल्कुल है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है और स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो पहला वाला गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय शासन के लिए उपबंध संविधान के अनुच्छेद 9 का ए है, यानी अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देश दिया गया है, अतः स्वतंत्र स्थानीय शासन का वर्णन किया गया है। गलत है पहला स्टेटमेंट। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता? राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण होता है कार्मिकों के मामले में, विधि निर्माण में, आर्थिक मामले में होता है, नागरिकों की शिकायतों में नहीं होता। तो स्थानीय इकाइयों पर नागरिकों की शिकायतों के मामले में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, या वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। क्या करेगा वो? देखिए, उसका नाम जो है मतदाता सूची में सम्मिलित हो, ठीक है, जहाँ से वो खड़ा होना चाह रहा है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो नगर परिषद में चुने जाने के लिए वह तभी योग्य होगा या पात्र होगा जब उसका नाम उस नगर की मतदाता सूची में सम्मिलित होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु निर्धारित की गई है वो 25 वर्ष है, और पंचायत के समय से पहले भंग होने की स्थिति में पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है ना पंचायत का। मान लीजिए 2 साल में गठित, 2 साल में भंग हो गई तो बचे 3 साल, तो 3 साल के लिए नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि पूरे 5 साल एक से शुरू होगी गिनती। ठीक है, अवशिष्ट समय के लिए बनती है। सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल है। ठीक है, पंचायत में तो 21 साल में ही हो जाएगा काम। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है, केवल बी है इसका आंसर। तो यदि आपको प्रधानमंत्री बनना हो तो 25 साल की उम्र, ठीक है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बन सकता है ना प्रधानमंत्री, 21 साल कम है। 21 साल पंचायत के लिए, वोटिंग करने के लिए 18 वर्ष है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E के खंड 4 के अनुसार किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पहले उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस समय, ठीक है, जो शेष अवधि बचती है उसके लिए बनेगी। वो 3 साल में गठित भंग हो गई तो 2 साल के लिए बनेगी, 4 में भंग हो गई तो 1 साल के लिए बनेगी। ठीक है, और ये जो चुनाव है ना वो 6 माह की अवधि में करा लेनी चाहिए जब से वो भंग होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है, राज्य स्तर पर काम हो जाएगा, राज्य का विधानमंडल। ठीक है, संसद या राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है। इस प्रकार पंचायत की संरचना निम्न प्रकार से होगी। कैसे कैसे? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और अधिकारी होगा इसका प्रधान, मुखिया या सरपंच, और निर्वाचन होगा इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप है। और दूसरा जो इसका स्तर होगा वो होगा खंड स्तर या ब्लॉक। ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत रहेगी या पंचायत समिति कह सकते हैं। अधिकारी प्रमुख होता है, मतदान होता है इसका अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं होता। उसके बाद जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है, या जिला परिषद कह सकते हैं, और अध्यक्ष या चेयरमैन होगा प्रमुख, और अप्रत्यक्ष होगा इसका भी। तो केवल पहले जो लेवल है ग्राम स्तर पर उसका ही प्रत्यक्ष होगा जनता द्वारा। ठीक है, दूसरे तीसरे लेवल पे जनता कुछ मेंबर को चुनेगी, वो मेंबर मिलकर अध्यक्ष या चेयरमैन का चुनाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है? तो पंचायत से संबंधित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार ये सब हटा दीजिए। ठीक है, मंद कृषि, मौसम, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। जीवन का अधिकार हट जाएगा। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, जहाँ पंचायत जैसा रिलेटेड कोई शब्द होगा वही करेक्ट होगा, और किसी में तो है नहीं। पंचायत, बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार, मौसम 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 मौसम, पंचायत। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखता है, और संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस क्या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? नहीं, अप्रैल में मनाया जाता है। अप्रैल में कब? 24 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को? देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। याद रखना प्रधानमंत्री जी का नाम, PV नरसिम्हा राव।
विधेयक को संसद द्वारा पारित होने के पश्चात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया और इसी कारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये है फंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है बताइए। जिला योजना समितियों का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। देखिए याद रखिएगा, एक 73वां हुआ है, एक 74वां हुआ है। 73वां पंचायत से है और 74वां है किससे? जिला योजना समितियों से और नगर पालिकाओं से। तो जिला योजना समितियों का गठन करने की 73वां संविधान संशोधन नहीं करता, 74वां करता। तो पहले को एलिमिनेट कर दीजिए। क्या पहले को एलिमिनेट करके उत्तर मिलेगा? अपना पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे एक 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 समय हट जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। दूसरा तीसरा सही हो गया। तो देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों के संबंध में व्यवस्था की गई है। और देखिए इसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की तथा अनुच्छेद 243 झा यानी 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने संबंधी प्रावधान है। और जिला योजना समितियों के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में है, जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। याद रखना इसको। 73वां पंचायत से संबंधित और 74वां नगर पालिकाओं से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों पर विचार करना है। पहला है राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची को तैयार करना। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, वो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, तो नगर पालिका का चुनाव करा रहा, पंचायत के करा रहा राज्य का निर्वाचन आयोग, निर्वाचक नामावली तैयार कर रहा, मतदाता सूची। सही है पहला। दूसरा, राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। ये गलत है। अन्य के लिए तो भारत का करेगा ना, जैसे विधानसभा, ठीक है, या विधान परिषद हो गए। तो थर्ड जहाँ जहाँ हटा दीजिए उसको, थर्ड ये कट जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का काम करता है। ये भी गलत ही है। पहला दूसरा सही है केवल। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 243 टा 1 और 243 ग्या 1 के अनुसार पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और इनके निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति से रिलेटेड। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन, केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन। देखिए तो 3 स्तर का था ना ये पंचायती राज संस्था, 3 स्तर के लिए थी। सॉरी, बलवंत राय समिति कौन सी? सबसे पहले ग्राम स्तर पर, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। तो देखिए जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो रहा था। ए सही हो जाएगा। तो बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज, ये डेट भी याद रखिएगा, पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
चलिए, तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।